अल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। हमारा आज का टॉपिक ये एज शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा और ये आया भी हुआ है। ये क्वेश्चन जस्ट एज शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आपको लगेगा, लेकिन वह ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है। क्लास स्कैफोपोडा, ये लफ्ज़ आपके लिए गैर मरूफ है। पहली स्पेसिफिक हमारे पास कॉलेज में मौजूद है मेरे ख्याल के मुताबिक। वो उसमें जो छोटे स्पेसिफिक होते हैं वो बस का गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ चले गए हैं। एनी हाउ, बहुत छोटे साइज का एक एनिमल है, बहुत मशहूर तो नहीं है, आपके लिए तो गैर मारूफ है, लेकिन बीइंग ए ज़ूलॉजिस्ट ये बहुत गैर मारूफ नहीं है, क्योंकि जहाँ पे होता है समुद्र में कॉमन है। मेरा इसका जो नाम है, याद रखिए कि बस का जरूरी नहीं होता कि जो नाम रखने की वजह है वो दुरुस्त भी है। स्कैफोपोडा का जो मीनिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोट और फुट, ये दो अल्फाज, स्केफ जो कि बोट के मीनिंग में और पोर्ट जो कि फुट के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। कॉमन नेम है टूथ शेल, टूथ दांत को कहते हैं। और अगला नाम है टस्क शेल। टस्क के नाम से किसी को याद आए कुछ? व्हाट इज टस्क? डू यू नो व्हाट इज टस्क? सर ये हाथियों के दांत को कहते हैं। जी, हाथी का वो वाला दांत जो उर्दू में हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और जो दिखाने वाले दांत वो लंबे वाले बड़े वाले। अब उस दांत की जो शेप होती है, इनकी शेप, इनके शेल की शेप उस दांत जैसी है। साइज बहुत छोटा है, इनका साइज बहुत छोटा होता है। और 300 के करीब स्पीशीज हैं जी। बरोइंग, बिल खोद के, अब बिल का मतलब बहुत गहरी बिल नहीं होती, बहुत छोटा सा सुराख मेरीन, समुद्र की रेत में खोद के वहां पे रहते हैं और ज्यादा गहराई में भी नहीं रहते हैं। उसके बाद है जी, बहुत ही अहम जो खासियत है इनकी, कोनिकल शेल, तकरीबन कोन जैसा है लेकिन ये कर्व होता है और ये दोनों साइड से ऊपर होता है। इनका शेल दोनों साइड से ऊपर है, एक तरफ चौड़ी होती है जरा, एक तरफ कम चौड़ी होती है, जैसे फिर भी सब आज भी सब हेड और फुट जो हैं वो जो चौड़ी वाली साइड है वहां से बाहर निकले होते हैं शेल के, और जो बाकी बॉडी है वो शेल के अंदर ही होती है, महफूज होती है। ये तस्वीर आपके सामने आ गई है, मैं भी इसको स्क्रीन करता हूँ। ये इस तस्वीर को देखना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ से, ये एक शेल है, ये टूथ शेल की बात हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे बाकी स्नेल्स और सिपियां वगैरह बाकी से पड़ी हैं, लेकिन हमें सिर्फ इसको देखना है जिसको मैंने पॉइंट आउट किया है। ये स्कैफोपोडा टूथ शेल है। ये जो इसमें दिखाया हुआ है तकरीबन इतना सही साइज, क्योंकि मुख्तलिफ स्पीशीज है। जो स्पेसिमेन मेरे पास अपना पर्सनल स्पेसिमेन भी है, वो इतने से साइज में है, यहाँ से लेके यहाँ तक। बहरहाल ये छोटे साइज के स्पेसिमेंस हैं। और याद रखिए कि इस तरह जब चूंकि हमारे यहाँ इनको जो लोग कलेक्ट करते हैं वो प्रॉपर प्रिजर्व नहीं करते, खाली शेल ही बचता है, उसके अंदर एनिमल गल सड़ चुका हो। जी आगे आ जाए जी। ये है जी वर्डिंग, सबस्ट्रेट के अंदर बरीड फॉर्म है। ये तो चूंकि तस्वीर में बाहर दिखाया गया ये कि ये रेत के अंदर आमतौर पर सबस्ट्रेट, आमतौर पर समुद्र में नीचे रेत या मिट्टी जो भी होती है उसके अंदर ये बरीड होते हैं। विद हेड एंड फुट oriented down and with the apex of the shell projected into the water above, incurrent and extract water enter and leaves the mantle cavity through the opening at the apex of the shell. अब ये सब कुछ रिटन के अंदर मौजूद है, तस्वीर में आपको ऐसी कुछ नजर नहीं आएगी, क्योंकि तस्वीर में सिर्फ और सिर्फ खाली शेल आपको नजर आ रहा है। डिटेल्स उसने सारी की सारी वहां पे बता दी है जी। लफ्ज है जी फंक्शनल गिल्स के हवाले से, फंक्शनल गिल्स आर एब्सेंट। गैस एक्सचेंज का अमल मेंटल के जरिए, मेंटल फोल्ड के जरिए होता है। गिल्स के रेडियोमेंट मौजूद है। फंक्शनल गिल का मतलब है जिसमें बाकायदा एक्सचेंज का अमल हो रहा है। रेडियोला और टेंटिकल्स भी मौजूद हैं। और फीडिंग, ये क्या खाते हैं? फोरामिनिफेरस, हम फोरामिनिफेरस ऑलरेडी बहुत पहले पढ़ चुके हैं। सेक्सेस सेपरेट ट्रोकोफोर लार्वा और वेलिगर लार्वा। इसके साथ ही जी ये शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। मेरा अगला हेडिंग क्लास मोनोप्लेकोफोरा, ये बिल्कुल गैर मरूफ है। और याद रखिए कि इसकी तो प्रैक्टिकल अहमियत है, मोनोप्लेकोफोरा की प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अहमियत नहीं है। मोनोप्लेकोफोरा ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल अहमियत का हामिल है, वैसे थ्योरी में आ सकता है,
प्रैक्टिकल में आने के कोई चांसेस मौजूद नहीं है। प्रैक्टिकल में इस रेफरेंस है कि चूंकि स्पेसिफिन अवेलेबल नहीं है। वैसे कोई एग्जामिनर पूछ ले तो एक अलग मसला है पेपर के लिहाज से। जी ये है जी, इसकी डिस्क्रिप्शन ये है, इसकी तस्वीर ये देख लें पहले। ये इसकी तस्वीर है डॉर्सल और वेंट्रल व्यू, ये दोनों डॉर्सल और वेंट्रल व्यू नियोप्लीना नाम है इस जानवर का। और इसमें ऐसी कोई खासियत तो नहीं है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे इसकी जो अहमियत है, ये अहमियत मैं पहले कैच करूँ थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पर। पहले देखते जाइए नंबर 1, सबसे पहले नाम पे गौर कीजिए, मोनोप्लेकोफोरा। अब आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप सिर्फ इसके नाम को देख के बता सकें कि ये नाम क्या शो कर रहा है। मोनो वन प्लेको प्लेट्स को कहते हैं। इनका शेल सिंगल प्लेट पर मुश्तमिल है, जो अभी आपने तस्वीर ऊपर देख ली हुई है। अनडिवाइडेड आर्क शेल, आर्क खमदार बाजार सिप्पी जैसा देख छोटे साइज का शेल है। ब्रॉड फ्लैट फुट, तो हम जानदार में ऐसे ही है तकरीबन। सीरियली रिपीटेड पेयर्स ऑफ गेल्स, तस्वीर में आप देख सकेंगे जो स्टेप बाय स्टेप रिपीटेड हैं। और फुट रिट्रैक्टर मसल भी मौजूद है। दे आर डायोशियस, ज़ात की हुई है। नथिंग इज नोन ऑफ देयर एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में कुछ मालूम नहीं है, चूंकि ये बहुत गहराई में समुद्र में रहते हैं। ये 1952 से पहले सिर्फ इनके फॉसिल्स मौजूद थे जो कि शेल की शक्ल में थे। 1952 में बहुत इंपॉर्टेंट एक ये लफ्ज चेक कीजिएगा, लिम्पेट लाइक। लिम्पेट चूंकि उर्दू में हमारे पास कोई लफ्ज नहीं है जी, एक मोलस्क है मोनोप्लेकोफोरन नेम्ड, इसको ये नाम दिया गया नियोपेलिना, ड्रेज्ड अप from the depth of 3,522 meters off the Pacific coast of Costa Rica. सबसे पहले है जी पैसिफिक। पैसिफिक के नाम से क्या ज़हन में आता है आपके? व्हाट इज पैसिफिक? सर बहरुल काहिल, बिल्कुल ठीक दुनिया है के जी। इंतहाई जी, पैसिफिक कोस्ट ऑफ कोस्टा रिका। अब ये क्या चीज होगी, सोचिए जरा। सर ये अमेरिका की तरफ है, अमेरिका के बड़े आजम के साथ कोस्टा रिका। नहीं, ये है क्या चीज है, पहले ये बताना है। इसकी कोई अहमियत, कोई पॉइंट जो आपके जहन में हो, नॉलेज में हो। चूंकि मैं यही देखता हूँ जी कि क्लास में स्वाए अनसमान के बाकी तो कोई बच्चा भी ऐसा नहीं है जिसका जनरल नॉलेज प्रॉपर हो। जनरल नॉलेज फ्यूचर में बहुत काम आएगा आपको, जब आप जाएंगे कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो जनरल नॉलेज होता है। और ऐसे लोग जिनका सब्जेक्ट से कोई ताल्लुक ना हो, जहाँ पे जनरल डिस्कशन हो रही है, तो वहाँ पे फिर जनरल नॉलेज ही ज़्यादा काम आता है। कोस्टा रिका मशहूर और मारूफ जज़ायर हैं जिनकी अहमियत, अब यहाँ पे लफ्ज़ है जी, ये गहराई दी कि 3,500 मीटर की गहराई से डेप्थ ये है। अब ये लफ्ज़ है ड्रेज, क्या आप इस नाम से वाकिफ है पहले से? ड्रेजिंग क्या होती है? चले मैं एक नाम, चले ठीक है, आपकी बात कुछ हद तक मान लेते हैं। ये लफ्ज़ बहुत सी जगहों पे बहुत से मुख्तलिफ मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। खुदाई करना भी इसका एक मीनिंग है। बहुत डीप गहराई से, बहुत ज़्यादा गहरी खुदाई करना भी कह सकते हैं। कहीं से बहुत गहराई से मिट्टी निकालने को भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा, बल्कि अभी चंद दिन पहले आपको याद होगा, पूरे पाकिस्तान की बिजली बंद हो गई थी। बिजली बंद होने की वजूहत में एक वजह ये भी है कि हमारा सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम है, जो अभी भी ज़्यादा बिजली पैदा कर रहा है। लेकिन तरबेला डैम जितनी बिजली बनानी चाहिए उससे आधी से भी कम बिजली पैदा कर रहा है। किसी को पता है क्या वजह है? ये इसका ताल्लुक भी हमारे बायोलॉजी के साथ भी है, यानी ज़ूलॉजी बॉटनी के साथ है ताल्लुक इस चीज़ का, इस बिजली का ताल्लुक। किसी के नॉलेज में है कि तरबेला डैम इतनी बिजली कम क्यों बना रहा है? सर ये सुना था कि फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो गई है। क्या हो गई है? सर उसके अंदर बहुत सारी मड जमा हो गई है उसके बेसन के अंदर, जिसके वजह जी बिल्कुल ठीक है जी, से अंश का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके अंदर उसकी जो डैम झील होती है, असल में उस झील के अंदर 50% जो जगह है जहाँ पानी होना चाहिए था, वहाँ पे कीचड़ और मिट्टी जमा हो गई है। सिल्ट, एक्चुअली वो सिल्ट जमा हो गई है। मड की जगह पे सिल्ट का इस्तेमाल होना चाहिए। और खामी है उसकी डिजाइनिंग में। जब बनाया गया तो उस वक्त ये नहीं सोचा गया था कि ऐसा भी हो सकता है बाद में, चूँकि ज़ाहिर है कि इंजीनियर्स बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं जब डिज़ाइनिंग होती है, उसमें बहुत चीज़ों को सामने रखना पड़ता है। अब वो डैम दुनिया का दूसरा बड़ा डैम है जो बने हुए हैं उनके लिहाज से, लेकिन अब अपने फंक्शन के लिहाज से वो बिल्कुल एक
पाकिस्तान में तो अभी बहुत बड़ा है वो, लेकिन उसके अंदर जो खामी रह गई है कि उसमें ऐसे स्पिलवे नहीं छोड़े गए कि जो नीचे मिट्टी को जमा होने से रोकते थे। नीचे से अगर उसमें स्पिलवेज होते तो नीचे से पानी को निकाला जा सकता था किसी भी वक्त, ताकि वो मिट्टी के साथ बहता हुआ बाहर आ जाए, मिट्टी ना जमा। बहरहाल ये एक अलग मसला है जी। ड्रेचिंग जो है गहराई में से खोदने को, मिट्टी निकालने को कहते हैं। इतनी गहराई से समुद्र से निकाला गया तो वहां से लिविंग स्पेसिमेन निकला है इसका। अब तस्वीर को देखिए दोबारा, बहुत छोटा सा साइज है। ये आपके सामने जानदार है। ये बाहर से देखेंगे तो सिप्पी ही लगेगा, लेकिन चूंकि सिंगल पीस शेल है, मोनोप्लेकोफोरा। और ये वेंट्रल व्यू है, ये डॉर्सल व्यू है, ये वेंट्रल व्यू है। इसमें ये इसका माउथ है जी, उसके बाद मेंटल जिसके अंदर गिल्स नजर आ रहे हैं। अगर आप तरतीब से देखें गिल्स ऐसे हैं, रेंज है, सीरियली रेंज की है ना यहाँ पे। और ये सेंटर में फुट मौजूद है, और ये शेल का मार्जिन भी यहाँ पे नजर आ रहा है। ये था जी ऑल अबाउट मोनोप्लेकोफोरा। इस सिलसिले का जो आखिरी टॉपिक होगा वो ए प्लेकोफोरा है। ये इसकी तस्वीरें हैं, और इसकी भी प्रैक्टिकल अहमियत कोई नहीं होगी, थ्योरेटिकल अहमियत होगी। जी नहीं, मेरे ख्याल में उससे पहले इसने एक और दिया होगा जी, क्लास कार्डोफोवेटा। ये भी गैर मारूफ है, ये भी गैर मारूफ है। गैर मारूफ इसलिए कि एक दो स्पेसिमेंस और कोई ख़ास अहमियत नहीं है, किसी किस्म की कमर्शियल अहमियत नहीं है। नंबर एक, सबसे पहले नाम रखने की वजह देखिए, कार्डोफोवेटा नाम है जी, और ये नाम दिया गया है टेल स्मॉल पिट। टेल के ऊपर एक स्मॉल पिट मौजूद है, ये नाम रखने की वजह है। वर्म लाइक तस्वीर ऊपर नजर आ रही है आपको, देखने में ये ऐसे लगते हैं जैसे कीड़े को आप देख रहे हैं। पहला पॉइंट, ये तस्वीर आपके सामने है, देखने में एक आम से कीड़े जैसा है, पहला पॉइंट। साइज 2 मिलीमीटर से 14 सेंटीमीटर, मुख्तलिफ स्पीशीज का साइज। कहाँ रहते हैं? वर्टिकल बरोज, वर्टिकल एंगल है स्पेसिफिक, राइट एंगल पे, ऊपर से नीचे जमीन की डीप सी फ्लोर, गहरे समुद्र के अंदर। स्केल लाइक स्पीक्यूल्स, इनके ऊपर स्केल लाइक स्पीक्यूल्स हैं। आप दोनों अफसों से वाकफ हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता बॉडी वॉल के अंदर। एंड लैक द फॉलोइंग टिपिकल मोलस्कन कैरेक्टर, इनमें मोलस्क के जो चंद खास कैरेक्टर हैं वो नहीं है। मसलन शेल नहीं है, क्रिस्टलाइन स्टाइल भी नहीं है, स्ट्रेटोसिस्ट भी नहीं है, फुट भी नहीं है, और नेफिडिया भी नहीं है। अब इतनी चीजें नहीं है, इसका मतलब है कि बस इनकी हमें थोड़ी बहुत ही मुशाबहत मौजूद है फाइलम मोलस्का के साथ। लेकिन बहरहाल एक अलग मसला है, 70 स्पीशीज अब तक डिस्कवर हो चुकी है। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी मालूम नहीं, चूंकि बहुत गहराई में है। तस्वीर कोई नहीं है जिसकी। लास्ट है जी क्लास ए प्लेकोफोरा। ए प्लेकोफोरा जैसे कि नाम बता रहे हैं, विदाउट प्लेट, यानी इनमें भी शेल मौजूद नहीं है। सोलिनोगैस्टर्स इनका दूसरा नाम है, ये इसकी फिगर है, ए प्लेकोफोरा सोलिनोगैस्टर्स। और ये स्कैनिगलैक्टम तस्वीर ली गई है। 250 स्पीशीज हैं, सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी है इनकी, जो आपको नजर आ रही है। इनमें भी शेल नहीं है। ये क्रॉल करते हैं, वेंट्रल सरफेस पे रेंगते हैं। नर्वस सिस्टम लैडर लाइक, इस फिगर पे गौर कीजिए। लैडर लाइक नर्वस सिस्टम हम इससे पहले पढ़ चुके हुए हैं कई जगहों पे, आगे भी जिक्र आएगा। एंड रेमिनिसेंट ऑफ द फ्लैटवर्म बॉडी फॉर्म, जो कि कह सकते हैं कि कुछ हद तक रेमिनिसेंट बाकियात बकाया जाते हो कहते हैं, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि इनका ताल्लुक कुछ ताल्लुक फ्लैटवर्म के साथ है। और वर्णिक सम सजेस्ट दैट द ग्रुप मे बी क्लोजली रिलेटेड टू द एंसेस्ट्रल मोलस्कन स्टॉक। हो सकता है कि ये जो मोलस्का के एंसेस्टर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता हो। One small group of Aplacophorans contains burrowing species that feed on microorganisms and detritus। इनका एक छोटा सा ग्रुप जो बरो करते हैं और डेट्राइटिस को फीड करते हैं। ये लफ्ज आ चुका हुआ पहले, डेट्राइटिस। इनमें रेड्यूला और नेफिडिया मौजूद हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि एक तरफ उनका ताल्लुक या सिमिलरिटी है फ्लैटवर्म से, और रेड्यूला और नेफिडिया की वजह से इनकी सिमिलरिटी मौजूद है मोलस्का के साथ। लेकिन जो बाकी हैं उनमें नेफिडिया भी नहीं है, रेड्यूला भी नहीं है, और वो सरफेस पे रहते हैं, कोरल्स के ऊपर और कार्निवोरस। बहरहाल ये है जी ऑल अबाउट। क्लास से सारी ख़त्म हो गई,
फर्दर फॉर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन रिटर्न के अंदर तो बहुत महसूस आता है, ये इतना सा लिखा हुआ है। इसमें जो ब्लैक में पॉइंट है ज़ाहिर है कि वो एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है अडॉप्टेशन या एवोल्यूशन के लिहाज से। फॉसिल रिकॉर्ड इंडिकेट करता है जी कि ये 500 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, यानी 50 करोड़ साल से इनके फॉसिल्स मौजूद हैं। अगरचे ये प्रोटोस्टोम्स हैं, प्रोटोस्टोम आप समझते हैं क्या होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इनका बाकी फाइलम से क्या ताल्लुक है, कैसे एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है। बहरहाल ये इनकी अपनी जो क्लासिफिकेशन है उसके हवाले से आ जाएगी। ये है जी क्लेडोग्राम। ये याद रखिएगा, ये क्लेडोग्राम, ये ज़रा गौर से देखना है पॉइंट, ये एडिशन 5 की है। जिनके पास एडिशन 4 है वो चेक कर लें कि दोनों सेम है या कोई डिफरेंस है, चूँकि हर एडिशन में कोई ना कोई डिफरेंस मौजूद होता है। ये क्या है, कोई जवाब देगा आप में से? जो सिर्फ इतनी सर चीज़ें हैं, सेम ही। दोबारा बोलिए। प्लेजियोमॉर्फिक सेम ही सर। जी एक वक्त में ये अनसाब क्या कह रहे हैं, अनसाब दोबारा बताएं क्या है? सारे वो करेक्टरिस्टिक हैं जो सामने मौजूद होते हैं, अब इनका नाम पता नहीं, प्लेजियोमॉर्फिक था कि चलें जी, दूसरा किस स्टूडेंट जवाब दिया था? फीमेल स्टूडेंट जो कुछ कहना चाह रही थी, वो आज एक और स्टूडेंट ने जवाब देने की कोशिश की थी, माइक ऑन करें। जी एक और स्टूडेंट जवाब दे रही थी, क्या कहा था उसने? बेटा मैं सवाल पूछ रहा हूँ दोबारा, कोई फिर बोल नहीं रहा है, क्योंकि एट टाइम जब दो स्टूडेंट बोलते हैं तो क्लियर नहीं होता कि किसने क्या कहा है। चलें, अंश का जवाब कम से कम इंग्लिश के हद तक ठीक है। सिम्प्लिजियोमॉर्फीज, दीज आर सिम्प्लिजियोमॉर्फीज, जिनका आसान इंग्लिश तर्जुमा है एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, यानी ये एंसेस्टर्स में मौजूद थे। याद रखिए कि इन कैरेक्टर्स की बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती, ये बेसिक पॉइंट है। अब इसने बहुत सी जगहों पे सिनेपोमॉर्फीज दी हुई, तरतीब से देखते जाएं। यहाँ पे है जी कैलकेरियस स्पीक्यूल्स, ये इसकी है कार्डोफोवेटा की। दूसरे में वेंट्रल सरफेस विद पीरियल ग्रूव, ये है जी ए प्लेकोफोरा की। थर्ड वन जो है पोलीप्लेकोफोरा है, इसमें शेल विद 8 प्लेट्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत अहम था। उसके बाद ये वाला ग्रुप है जी मोनोप्लेकोफोरा का करेक्टर यहाँ पे नेफ्रिडिया एंड अदर ऑर्गन सेगमेंटल अरेंजमेंट के साथ है। यहाँ पे आ जाएं, ये है जी गैस्ट्रोपोडा और सिफेलोपोड, इनमें टॉर्शन और इनके अंदर इंक सैक, आर्म एंड टेंटिकल्स और क्लोज सर्कुलर सिस्टम, ये इनके और ये इनका कैरेक्टर है। बाइवॉल्विया और स्कैफोपोडा, बाइवॉल्वियम बाइवोल्शल और लॉसोवेड्यूला, और इसके अंदर किधर क्या जी स्कैफोपोडा में लॉस ऑफ टिनिडिया निगल्स, डिस्क शेप्ड शेल, ये इसके मैंने ग्रुप्स की सिनेपोमॉर्फीज और पूरे ग्रुप की, ये ग्रुप का मतलब क्लासेस है, ये क्लासेस थी, इनकी सिनेपोमॉर्फीज जो दी हुई है इसने, और पूरे फाइलम की जो सिंप्लिजियोमॉर्फीज है वो पहले से वाकफ में पढ़ चुके हैं, उनको सिर्फ पॉइंट आउट किया, जो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो आ रही हैं। चूँकि अगर ये सिंप्लिजियोमॉर्फी हैं तो ये सिनेपोमॉर्फी बन जाती हैं। अगर आप यहाँ से ऑनवर्ड स्टडी कर रहे हो तो यहाँ से ऑनवर्ड इन सब के लिए ये वाली सिंप्लिजियोमॉर्फी, ये पॉइंट चूँकि आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 16 सेक्शन 4 में, इसलिए इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट ये है जी ऑल अबाउट। और इसके साथ ही हमारा मेरे ख्याल में चैप्टर मुकम्मल हो चला है, इसमें कुछ चीज़ रह तो नहीं गई है, जैसे देखते हैं जी। ये है जी न्यूक्लिनिया, ये इसका चूँकि तारुफ ऊपर हो चुका है इसलिए मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसके बारे में ये कंसेप्ट लुक एट हियर, ये नया लफ्ज़ आपके लिए, लफ्ज़ नया तो नहीं होना चाहिए, ये लफ्ज़ बॉटनी में भी मौजूद है, बॉटनी आप पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, ये जोलॉजी में भी, इसके अलावा मे बी के किसी ने एफएससी में भी लफ्ज़ याद रखा हो। यहाँ पे इसने मिसिंग लिंक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कॉमा के अंदर, एफएससी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था कनेक्टिंग लिंक। कोई है जो बच्चा जो इस काबिल हो जो बता सके कि एफएससी में उसने कनेक्टिंग लिंक का लफ्ज़ कहाँ पढ़ा? What is a connecting link? चलें एक और क्वेश्चन है, ये लफ्ज़ भी बायोलॉजी से रिलेटेड है, ज़ूलॉजी बॉटनी दोनों में आता है। What is a living fossil?
व्हाट इज ए लिविंग फॉसिल? फॉसिल का नाम तो सुना हुआ है ना, फर्स्ट ईयर मैट्रिक में 9th की क्लास में, उसके बाद फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर में और सेकंड ईयर में एवोल्यूशन के चैप्टर में फॉसिल्स के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो। यस सर। तो मैंने लफ्ज पूछा है व्हाट इज ए लिविंग फॉसिल? सर क्या लेयर वाला लेयरिंग, फिर बोले? सर वो लेयर से लेयरिंग वाला। सवाल को गौर से सुने। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज ए लिविंग फॉसिल? फॉसिल के नाम से मैंने पहले पूछ लिया ना आपको, फॉसिल के बारे में पता है कि नहीं? कोई डिफाइन करेगा फॉसिल क्या होते हैं? व्हाट आर फॉसिल्स? सर रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स। अब वहां पे लफ्ज आ गया डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, अब यहाँ पे लफ्ज है यस। लिविंग फॉसिल, तो ये क्या हो? क्या मुर्दा जिंदा हो गया? मुर्दा जिंदा हो सकता है? सर जो बिल्कुल उसी हालत में प्रिजर्व हो जाए शायद। उसको लिविंग फॉसिल कहते हैं। इसका मतलब है कि जो फिरौनों की मम्मियां पड़ी हुई हैं मिस्र में, उनके अहराम मिस्र में, और उसको भी आप लिविंग फॉसिल कहेंगे फिर, क्योंकि वो प्रिजर्व है। सर जो फॉसिल्स अभी ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी नए नए बने हैं। सर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही पुराने हैं और अभी तक मौजूद चले, ये आपने गूगल किया है जिसको? है। सुन नो लिया? सर, नहीं किया? नहीं चलें किया सर जी। चलें, अभी नोट कर लीजिए। एक ऐसा जानदार, भी बहुत से हैं, ये नहीं बल्कि ऐसे बहुत से जानदार मौजूद हैं जिनमें ज़माना कदीम से अब तक कोई चेंज नहीं आई। ज़माना कदीम से अब तक वो जैसे पहले थे। ज़मीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, उर्दू का मुहावरा है, किसने सुना हुआ हो? जी सुना है किसी ने? उर्दू पढ़ी है कि नहीं पढ़ी हुई? जी सर सुना है। चलें, कब सुना है, इसका क्या मीनिंग है? सर मीनिंग नहीं आता पर सुना है। चलें, बहरहाल उसका यही मतलब है जो मैंने बताया। कोई ऐसी चीज, अब यहाँ पे जानदार की बात हो रही है, एक ऐसा जानदार, एक एनिमल जो जमाने कदीम कहा है कि लाखों करोड़ों साल पुरानी बात होनी चाहिए, से दुनिया में मौजूद हो, यानी उस वक्त था अब भी है और उसमें कोई चीज नहीं आई, तो उसे लिविंग फॉसिल कहते हैं। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जिनमें से ये जिसको मिसिंग लिंक कहा है, ये मिसिंग लिंक भी है, ये कनेक्टिंग लिंक भी है, या हो सकता है, और इसको लिविंग फॉसिल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जमाने कदीम से अब तक कोई चेंज नहीं है। इसकी एक दो मिसालें और नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगी, और बॉटनी में भी एक एग्जांपल आएगी जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। बन गया था जी इसकी लिहाज से। अब यहाँ पे एक बार फिर ये मोटी लाइंस के अंदर, मोटे लफ्जों के अंदर सेगमेंटेशन, इसकी वजाहत कुछ कुछ सोच के और कुछ कुछ फाइलम एनलिडा के अंदर होगी, बल्कि कुछ कुछ नहीं, इसकी ज़्यादा वजाहत, सेगमेंटेशन की ज़्यादा वजाहत होगी। सेगमेंटेशन के 2-3 मुख्तलिफ मीनिंग है। ये सेगमेंटेशन जिसको आपने फाइलम एनलिडा इंटर लेवल के ऊपर अगर पढ़ा हुआ किसी ने, उसके अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट था, बॉडी सेगमेंटेशन, बॉडी के अंदर सेगमेंट्स का बना होना, लेकिन जिसकी डिटेल्स फाइलम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आप पढ़ सकेंगे। जी ये सिर्फ हाइपोथेसिस है जी। एंशिएंट ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टॉक इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फाइलम से इनकार्बोनेशन हुआ, ये कुछ लोगों का ख्याल है, और कुछ लोगों के मुताबिक ये एनिड लाइक सेगमेंटेशन उसमें पाई जाती है, लेकिन प्रोटोस्टोम अफिनिटीज ऑफ जो है वो एनिड आर्थ्रोपॉड लाइन से मिलती जुलती हैं, और इसी वजह से इनके जो ओवरऑल रिलेशनशिप्स हैं बाकी जानदारों से, और एवोल्यूशन कैसे हुआ, इट इज़ नॉट क्लियरली अंडरस्टूड, क्योंकि कुछ कैरेक्टर मिलते हैं कुछ नहीं मिलते, ऐसा क्यों हुआ, इसकी क्या वजह होता है, इट इज़ नॉट जी। और ये वाला फिक्र जो सेपरेट लिखा है इसने, अडॉप्टिव रेडिएशन का लफ्ज़ मौजूद है। आपने फाइलम की बहुत सी क्लासेस और स्पेसिमेन देख ली है और नोट किया में बहुत ज़्यादा वेराइटीज़। ये वैरायटीज क्यों है? तादाद बहुत ज़्यादा है, हर तरह के हैबिटेट में, समुद्र में, गहराई में, दरमियानी गहराई में, कम गहरे पानी में, सरफेस के ऊपर, फ्रेश वाटर में, ज़मीन के ऊपर, हर जगह पाए जाते हैं। जहाँ पे रहते हैं उसके लिहाज से इन्होंने अपने आप को ढाल लिया है, या ऐसी एवोल्यूशन हुआ, ऐसे कैरेक्टर का काम है, ये हर जगह पे रह सकते हैं। ये इनकी कामयाबी की बड़ी वजह है, और असूल भी है दुनिया में कामयाबी का, आपको अपने हालात से समझौता करना होता है और उनके अंदर गुजारा करना होता है, वरना फिर आप सरवाइव नहीं कर सकते।
आखिरी पैराग्राफ्स, जी ये कुछ लोगों के मुताबिक शेल का मौजूद ना होना जो कार्डोफेविटा और ई प्लेकोफोरा में, ये इनका प्रिमिटिव करैक्टर है, जब बाकी सब के अंदर जो है वो शेल डेवलप हो चुका होगा। और बोले बात है कि कुछ में सेकंड एरिडी वो लास्ट ईयर रिड्यूस हो गया होगा। बहरहाल शेल को भी हम इससे पहले ऑलरेडी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। ये है जी ऑल अबाउट, यहाँ पे एक टॉपिक है, मैं पहले बता चुका हूँ कि जो इस तरह के टॉपिक्स हैं ये चौथे और पांचवें एडिशन में मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर हैं, और वो चैप्टर्स में इस तरह से बिखरे हुए हैं कि वो पेपर आपका पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, उसमें वो मिक्सअप हो सकते हैं। पेपर सेटर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन डाल दे तो उसकी ज़्यादती होगी, क्योंकि ये मुख्तलिफ बुक्स में, मुख्तलिफ एडिशन में मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं, हर एडिशन के अंदर वो मौजूद नहीं है, ऐसा भी। बहरहाल ये एक अमेरिका से इसने मिसाल दी हुई है, ये एक सिप्पी है, और ये कहाँ पाई जाती है अमेरिका में, ये मिसिसिपी रिवर के आसपास के इलाके, और एंडेंजर्ड, ये खतरे के अंदर है, मुसलसल कम हो रही है। उसकी वजूहत क्या है वो एक अलग क्वेश्चन है, और मैं उसकी डिटेल की तरफ नहीं जा रहा, चूँकि हमें उसकी वो खास ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर, हाँ ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जी, ये सिर्फ मज़ाक चीज़ है देखने वाली, इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, देखिए क्या याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है सर आपको? बटन है। ये कहाँ से निकले हैं देखिए, या निकाले गए हैं या बनाए गए हैं? ये इस एक सिप्पी पल से, से। जी ये सिप्पी से बनाए गए। देखिए ज़माने कदीम में सिप्पियों से और एनिमल्स की हड्डियों से बटन्स और इस तरह की और चीज़ें भी बनाई जाती थी, बहुत सी चीज़ें हैं और भी हैं जो इनसे बन सकती थी, बनाई जाती थी, अब भी बनाई जाती हैं बहुत जगहों पे, लेकिन अब सिंथेटिक मटेरियल ज़्यादा आ चुके हैं। ये वो जगह दिखाई गई है जहाँ पे ये मौजूद है। बहरहाल ये थी जी ऑल अबाउट फाइलम, हमारा कंप्लीट हो गया। इस फाइलम के हवाले से किसी का क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यहाँ पे तीन चीजें, स्कैफोपोडा, मोनोप्लेकोफोरा और ए प्लेकोफोरा की तस्वीरें इकट्ठी एक ही जगह पे हैं, और इसमें अदर जानदार भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी हमें जरूरत नहीं, याद रखिएगा। दिस इज टूथ शेल, आल्सो कॉल्ड एलिफेंट टस्क शेल। जी एनी क्वेश्चन? टाइम खत्म होने सर वाला जी। सर नियोप्लीना मोनोप्लेकोफोरा का सेकंड नेम है ना? नहीं, आपने तो बेटा पूरी ज़ुआलॉजी की मत मार के रख दी। मोनोप्लेकोफोरा क्लास का नाम है, और नियोप्लीना इस एनिमल का नाम है जिसको आप देख रहे हैं, जो कि 1952 में डिस्कवर हुआ है गहरे समंदर से। ये इधर गौर से देखना है, ये इसका मतलब है कि आपने जो कुछ पढ़ा है वो सारा कुछ आपने पढ़ के ज़ाया कर दिया। ये साइंटिफिक नेम कैसे लिखे जाते हैं पता है भूल क्या है? नियोप्लीना के नाम पे गौर कीजिए कैसे लिखा होगा, इटैलिक्स में लिखा हुआ है तिरछे रूप में, और मोनोप्लेकोफोरा कैपिटल एम के साथ, लेकिन ये स्ट्रेट यानी इंग्लिश में लिखा हुआ है। सिर्फ जीनस और स्पीशीज के नेम जो होते हैं वो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, बाकी नेम कैपिटल से शुरू होते हैं, फैमिली, क्लास, ऑर्डर वगैरह, लेकिन वो स्ट्रेट आम इंग्लिश में लिखे जाते हैं। जी और जी किसी का कोई क्वेश्चन? लास्ट मिनट है आपके पास। सर आप मिड टर्म में ना 20 वाला चैप्टर भी इंक्लूड कर लें। नहीं बेटा वो पहले, वैसे तो बहुत कम दिए हैं मैंने, वो कम इसलिए दिए हैं ताकि आपकी तैयारी प्रॉपर हो जाए, लेकिन जो मुझे कंडीशन लग रही है क्लास में 4-5 बच्चों के अलावा मुझे तो नहीं लगता कोई पास होने की उम्मीद है। क्लास में सब बच्चे सोए 4-5 एक्टिव बच्चों के, बाकी सब सो रहे होते हैं, मुझे तो यही लगता है।
whole of class is sleeping except a few students.